एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवरेज एनालिसिस के बारे में। लेवरेज एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं कि लेवरेज एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से हम लेवरेज को एनालाइज करते हैं, कंप्यूट करते हैं। और ये 3 पार्ट्स के होते हैं। लेवरेज के 3 तरीके होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड थर्ड वन इज कंबाइंड। तो तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले, जो कि एग्जाम में 110% गारंटी के साथ एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से और इससे रिलेटेड मिलता ही है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। 3, 2, 1। स्टार्ट करते हैं अपने लेवरेज के मीनिंग के साथ। देखिए, आपसे कहते हैं कि लेवरेज वो एबिलिटी होती है किसी भी कंपनी की जहां पे वो फिक्स्ड कॉस्ट को कितना यूज कर सकता है अपने रिटर्न को बढ़ाने में। देखिए, आप इससे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आपसे कहता है कि आपकी कोई भी कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड आपकी कोई भी कंपनी है, और आपसे कहता है कि उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जो कंपनी की सेल्स हो रही है, वो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ये है। अब देखिए, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपकी 100 सेल्स हुई, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपकी 100 सेल्स हुई है, ठीक है, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी सेल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका खर्चा हुआ है, आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टली जो भी आपकी लिंक है सेल से। यानी कि अगर आपने सेल्स की है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्रेड की सेल्स की है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ब्रिटानिया कंपनी है, और आपने ब्रेड की सेल्स की है, तो उसको लाने में, उसका प्रोडक्शन में, उसको लगाने में कितना खर्चा हुआ ओवरऑल, उसको और वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी डायरेक्ट खर्चा हुआ है टुवर्ड्स दिस प्रोडक्शन, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि वेरिएबल कॉस्ट इतनी है या इतनी है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहाँ पे वो कंपनी के वो आपकी कंपनी की रहेगी, चाहे आपने कितना भी प्रोडक्शन किया हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड कॉस्ट दिस इज, या फिक्स्ड कैपिटल ये है आपकी, तो आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको वही ही मैग्नीफाई करके चलना ही है, वही कंसीडर करके चलना है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ना कंपनी की फिक्स्ड होती है, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से कई बार कंपनीज लॉस में जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपकी सेल्स हो रही है, आपकी प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि सबसे पहले वो वही कहता है कि लेवरेज इस तरीके से डिफाइन किया गया है जिस जहाँ पे कंपनी कितना फिक्स्ड कॉस्ट पे, फिक्स्ड कैपिटल कितना यूज कर सकती है उसको रिटर्न पाने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल कम होगी, ठीक है, देन आपकी जो सेल्स है, तो आपकी कंपनी और प्रॉफिट में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जितना वो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा होगी सेल से, उतनी आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब आपसे ये एक और इसी तरीके का एक और, अब मैं आपसे कह सकती हूँ एक और डेफिनेशन है कि जो लेवरेज है वो एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। जैसे कि जितना चेंज हुआ है अभी तक, जितना भी पढ़ा हमने वो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था कि ईबीआईटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें से आप इंटरेस्ट लेस करेंगे, देन आपके पास ईबीटी आ जाएगा, उसके बाद आप टैक्स लेस करेंगे उसमें से, तो उसके बाद आपके पास अर्निंग आ जाएगी शेयर्स पे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद आप उसको टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके देन आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर आपको पता चल जाएगा, राइट। तो हमने इतना अभी तक कर लिया है, बट इसमें एक और चीज ऐड ऑन होती है इन केस ऑफ लेवरेज। अगर आपको क्वेश्चन में लेवरेज का क्वेश्चन हो तो आपके बस एक छोटी सी चीज ऐड हो जाती है, वेट, यस। तो छोटी सी चीज ऐड क्या हो जाती है, जो भी आपको सेल्स गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको आप लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से, जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है टुवर्ड द प्रोडक्शन। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट लेस हो गई, तो आपके पास जो फाइनल सेल्स बचेगा, कंट्रीब्यूशन बचा है, वो जो बचेगा, उसके बाद आप उसमें से जो फिक्स्ड कॉस्ट है या फिक्स्ड कैपिटल है उसको आप लेस ऑन करेंगे ही करेंगे, तब आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर ये नेगेटिव में आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो 100 होती है, तो फिर आपको क्या होता है, ये लॉस हो जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग में लॉस आ जाता है। तो ये जो साइन है ना, ये प्रॉफिट का साइन है। जो बच्चे सीए या फिर और अपर कोर्सेज कर रहे होंगे, सीएस वगैरह, उनको पता होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फंडा है जिससे हम लेवरेज को फाइंड करते हैं, ठीक है।
आई होप बहुत क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि कितने तरीके के लेवरेजेस। वैसे मैं अभी इसका एक और पीडीएफ आपको दिखाऊंगी जो मैं अभी आपको पहले दिखा रही थी। ये तो मेरा ये राइट नाउ लाइक हैंड रिटन था, तो फिर मेरे को लगा कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा इस चीज को, जस्ट कि आप हैंड से लिख के दैट वुड बी दैट्स वाज दैट। तो कोई नहीं, मैं इसके बाद आपको वो वाला पीडीएफ भी दिखाऊंगी, इसमें बहुत बड़े बड़े एज अ कंटेंट लिखा हुआ है जो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, 3 तरीके के लेवरेजेस होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? सबसे पहले जो आपके बिजनेस रिस्क को कैलकुलेट, जो भी आपके पास बिजनेस का रिस्क है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ऑपरेटिंग लेवरेज को लेकर आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज होता है जो आप कंप्यूट करते हैं फाइनेंशियल रिस्क, यानी कि जो पैसों से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको आप फाइनेंशियल लेवरेज, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कंबाइंड लेवरेज होता है जो आप टोटल रिस्क, यानी कि ऑपरेटिंग को भी और फाइनेंशियल, तो सारा रिस्क जो कंपनी का जो बिजनेस का टोटल रिस्क है उसको आप कंप्यूट करते हैं कंबाइंड रिस्क से, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या ऑपरेटिंग रिस्क, जिससे भी आप जो भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए विद द मीनिंग ऑफ दिस लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है कि DOL यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। हम ऑपरेटिंग लेवरेज को हम जब फाइंड करते हैं तो हम एज अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज लेके फाइंड करते हैं टोटल लेवरेज में से। तो DOL आपको बताता है, यानी DOL आपको डिफाइन क्या करता है कि आपको जो आपका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है उसका रिलेशनशिप होता है किसके साथ? सेल्स के साथ, यानी कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है सेल्स के साथ। तो वो ये कहता है कि जो भी आपकी EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है कंपनी की, वो डिसप्रोपोर्शनेट होती है। अब पहले मैं आपको बता दूं प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट क्या होता है। आपने क्लास 12 या उससे पहले भी पढ़ा होगा क्लास 12 तक कि प्रोपोर्शनेट मैथ्स में पढ़ा होगा। प्रोपोर्शनेट का ही साइन होता है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि कोई भी एक सिंगल एलिमेंट जो होगा वो उसके दूसरे सिंगल जो भी 2 एलिमेंट्स होंगे वो दोनों एक ही तरीके का रिलेशन शो कर रहे होंगे, यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये होता है आपका प्रोपोर्शनेट का मतलब, ठीक है। और डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट बढ़ेगा तो दूसरा एलिमेंट घटेगा, और दूसरा एलिमेंट घटेगा तो पहला एलिमेंट बढ़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है, यानी कि उसका उल्टा होगा। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है एक एलिमेंट बढ़ रहा है तो दूसरा एलिमेंट कम होगा, दूसरा एलिमेंट कम हो रहा है तो पहला एलिमेंट बढ़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट में। तो इसमें कहता है कि जो आपका EBIT है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है, वो सेल्स यानी कि सेल्स को कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, उसके साथ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि उसके साथ डिस्प्रोपोर्शनेट है। और आप फिक्स्ड कैप, अब ये जो है वो फिक्स्ड कैपिटल के साथ, फिक्स्ड एसेट्स के साथ जो है वो प्रोपोर्शनेट है। फिक्स्ड एसेट यानी कि जो भी आपकी कंपनी फिक्स्ड एसेट्स होती है ना, जैसे फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स आप कह सकते हो, फाइनेंशियल कंपनी की एसेट्स जो होती हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, फिक्स्ड कोई भी ऐसा फिक्स्ड सामान हो गया, फिक्स सैल्यूएशन वगैरह, उसके लिए उसके साथ आपकी जो DOL है वो प्रोपोर्शनेट होती है, यानी कि आपकी डिग्री ऑफ लेवरेज तब बढ़ेगी जब आपकी फिक्स्ड कंपनी की कोई फिक्स्ड कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। और उसका उल्टा भी हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल कम होती है तो आपकी DOL एंड डिग्री ऑफ लेवरेज जो है वो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कम होती है, ठीक है। इसका देखिए मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ना 2 तरीके से आप फॉर्मूला कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई 2 कंपनीज गिवन हो और उनका चेंज अगर आपको होता हुआ दिख रहा है कि हाँ कंपनी ए है कंपनी बी है, या फिर इस तरीके से कोई भी चेंजिंग आपको दिख रही है 2 चीजों के बीच में, आप डिफरेंस, ऑब्वियसली अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप 2 तरीकों से ही, आपको 2 एलिमेंट यानी 2 डेटा तो आपको चाहिए ही है। बट अगर आपको सिंगल कंपनी सिंगल डेटा गिवन होता है तो वहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और उसके अबाउट में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना है। ये अभी हम क्वेश्चन करते करते और ग्लोरीफाई करते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है कि सेकंड फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? जब आपसे कहेगा कि जो आपका, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल है कि आपकी डिग्री ऑफ लेवरेज जो है ना 4 है, देन इट इंडिकेट्स, या क्या इंडिकेट्स करता है? आपका जो बिजनेस रिस्क है वो 4 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी DOL क्या इंडिकेट करता है? बिजनेस रिस्क को। तो इसमें यही कहता है कि आपको यहाँ पे चेंज बताना है कि आपके सेल्स में कितना चेंज हुआ है, और आपका EBIT यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। यानी आप पहले क्या करते थे, EBIT नीचे रखते थे, इसमें आप, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, इसमें आपको ऊपर रखना है EBIT को, और अपॉन में सेल्स जो भी आपको सेल्स के परसेंटेज में चेंज हुआ और आपको परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब आपसे ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 तरीकों से हम निकाल सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला जो है, सेम वही जो पैटर्न है वो लगने वाला है आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिस्क को
कंप्यूट करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो डिफाइन करता है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल यानी जो आपने एग्जैक्ट टैक्स कितना पैसा पे किया है, और ईबीआईटी, इसमें भी हमें ईबीआईटी पे ही फर्क पड़ेगा। ईबीआईटी और ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, और ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। देखिए इसमें आपका रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द ईबीआईटी, ईबीआईटी यानी कि जो आपने इंटरेस्ट के रूप में पैसा ऑलरेडी दे दिया है, और जो आपने इंटरेस्ट के बाद, यानी ये वेरी करता है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। तो आपसे कहता है कि ये जो है वो इंटरेस्ट के रूप में वेरी करता है। अगर आपका फाइनेंशियल कैपिटल, अगर आपका जो भी फंड है वो बढ़ेगा तो आपका डीएफएल जो भी वो भी बढ़ेगा, यानी कि ये इसका प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि रिलेशनशिप जो वो पॉजिटिव है टुवर्ड्स विच आपका फाइनेंशियल कैपिटल फंड के थ्रू और आपका डीएफएल। ऊपर क्या था, ऊपर आपके पास देखिए, ऊपर आपका एसेट्स पे वेरी करता था, ये आपका एसेट्स पे वेरी करता था ये, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी की जो भी एसेट्स होंगी उस पे, और नीचे वाला आपके जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो आपकी फंड्स पे, यानी कि आपके इंटरेस्ट पे वेरी करता है, ठीक है। तो इस वेट तो आपसे यही कहता है कि जो आपका ईबीआईटी है वो आपका डिसप्रोपोर्शनेट होगा नेट ऑपरेटिंग से। नेट ऑपरेटिंग यानी कि जो भी आपने ऑपरेट एज अ नेट ऑपरेटिंग, यानी कि ईबीआईटी से। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग आप ईबीआईटी को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि जो आपका ईबीआईटी है, ये ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, अगर आपको सिंगल डेटा दे रखा है, ईबीआईटी जो होगा आपका इंटरेस्ट, जो भी आपको क्वेश्चन ना गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है जब आप उस चीज को फाइंड करें। देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ। जब आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा मानो ईबीआईटी, और आपसे कह रहा है कि फाइनेंशियल आपको लेवरेज फाइंड आउट करो, आप ईबीआईटी निकाल सकते हैं इन सब इस जो भी आपकी कैलकुलेशंस दे रखी होंगी। उसके बाद जब आप इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा, सिंपल सा फंड है। तो आपसे यही कह रहा है कि आपको जब क्वेश्चन में बोले कि आपको ईबीआईटी और मतलब आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको ईबीआईटी फाइंड करना है, देन आपको ईबीटी फाइंड करना है, आपको डीएफएल मिल जाएगा सिंगल, अगर आपके पास कोई सिंगल डेटा है, और अगर आपके पास चेंजेबल डेटा है तो सिंपल है। और एक चीज और याद रखना कि जब आप डबल डेटा के थ्रू आएंगे, यानी कि आपको चेंज निकालना पड़ेगा दो डेटास के बीच में, तो उस केस में आप हर चीज में उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर था, ऊपर आपके पास था कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आया कि ईबीआईटी ऊपर रखा, आपने सेल्स को नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100। सेम वही फंड है कि इसमें आपको जितना भी परसेंटेज चेंज है ईबीटी में वो ऊपर रखेंगे, देन जितना परसेंटेज चेंज है ईबीआईटी में वो नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास था फंडा आपका फाइनेंशियल लेवरेज का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और मैं एक चीज आपकी रह गई है, वो भी कंबाइंड लेवरेज, वो मैं आपको डायरेक्टली आपको नोट से पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो इजी है, और वो भी बस इन दोनों का कंप्यूट टोटल रिस्क को निकालने में है, तो वो मैं आपको उससे पढ़ाऊंगी। चलिए अब हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको फुल नोट्स में हम पढ़ते हैं। जो भी आपकी यहाँ पे ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, शॉर्ट नोट्स के टाइप में। अब हम उसको डायरेक्टली बुक से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा, और साथ ही साथ हम इसके 4 to 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में 100% आते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास इसके साथ और भी ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तो लेवरेज क्या होता है वैसे हमने पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार नोट्स के साथ थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं चीजों को। देखिए आपसे कहता है कि जो टर्म है लेवरेज, वो एक रिलेशनशिप बताता है किसी भी दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बारे में। चाहे मैंने आपको बताया कि वो ईबीआईटी अर्निंग पर शेयर हो सकता है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर और ईबीआईटी का आपने रिलेशनशिप देखा था फाइनेंसिंग में, फाइनेंशियल लेवरेज में आपने सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप देखा था ऑपरेटिंग लेवरेज में। अभी आप और भी देखेंगे। तो ये मतलब ओवरऑल लेवरेज क्या होता है मैंने आपको बताया। लेवरेज वो रिलेशनशिप बताता है दो कोई भी इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में। अभी एग्जाम में कभी भी आए तो आपको लिखना क्या है, आपको ये जो डेफिनेशन है वो एज अ यहाँ तक आपको राइट डाउन कर देनी है। और भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो वो बताता है कि किस तरीके से एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड होती है वगैरह, ये सब बताता है। इसमें कहता है कि हाँ मैंने आपको बताया कि लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। लेवरेज का मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट बताया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन है सेल्स होता है, उसमें आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, देन आपको वहां से आपके पास कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, देन आपको ईबीआईटी मिल जाता है। ईबीआईटी में जैसे आप पहले करते थे, ईबीआईटी में इंटरेस्ट लेस किया, देन आपके पास ईबीटी आ गया, ईबीटी में आपने टैक्स लेस किया, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। सिंपल है, ठीक है। तो इसमें आपको कहता है कि लेवरेज आपको बताता है सबसे पहले जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो वो वेरिएबल जो किसी भी चीज पे वहां पे आपको क्वेश्चन में बकायदा गिवन होगा, वो भी आप क्वेश्चन करते करते देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी उसे भी देखेंगे, और अपॉन में परसेंटेज जितना चेंज हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं इसे। ये फॉर्मूला आप अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। आपसे कहते हैं कि एक फर्म की इंक्रीज हुई है सेल्स, इंक्रीज हुआ है यानी कि चेंज हुआ है। कभी इंक्रीज से डिक्रीज उसका मतलब होता है चेंज होना। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चेंज होगा, और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव चेंज होगा,
ठीक है। तो आपसे कहते हैं कि फर्म जो है वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करती है प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। अब 5,000 से 6,000 यानी कि चेंज कितना हुआ है 1,000 का, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब 1,000 है, आप ये समझिए यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज चाहिए, आपको नॉर्मल नंबर्स में चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि ठीक है इतना चेंज हुआ, कहता है कि उसका जो इंक्रीमेंट है वो 20% है, सिंपल सा है 20%, यानी कि आपका क्या चेंज हुआ है 20%, आपके पास सेल्स चेंज हुआ है। और सेल्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब चलिए इसको भी अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए ये कहता है कि आपका इसकी दिस रिजल्टेड यानी इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, मतलब 200 से 300 हो गया, जो कि 50% इंक्रीज हुआ है। आप चीजों को समझिए, आप चीजों पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो दिस रिजल्टेंट का मतलब, इस वजह से मैंने एग्जांपल यहाँ पे उठाया है कि दिस रिजल्टेंट मतलब यानी कि अब आपको देखना है कि डिपेंडेंट कौन सा किसके, कौन सा वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंडेंट। दिस रिजल्टेंट इसका मतलब ये है आपके पास जो 20% का सेल्स से प्रमोशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब है कि आपका उसकी वजह से आपका 50% जो है वो इंक्रीज हुआ है सोल्ड में। यानी कि इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि अगर आपने प्रमोशन नहीं किया होता तो फिर आपका सेल्स नहीं बढ़ता। इसका मतलब यही हुआ ना, इसमें कहता है कि आपने इंक्रीज किया है, ठीक है, आपने प्रमोशन के थ्रू अपना सेल्स इंक्रीज किया है जो है 20%, और आपने जो आपकी जो सेल्स जो इंक्रीज हुई है ना वो 50% की हुई है, और वो भी किसी वजह से, क्योंकि आपने प्रमोशन किया। तो प्रमोशन आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, और आपकी जो सेल्स इंक्रीज हुई है वो आपकी डिपेंडेंट है, यानी कि जो आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। सिंपल सा फंडा था। तो इसमें यही कहता है जो भी आपकी परसेंटेज चेंज हुई है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो भी आपका सेल्स में चेंज हुआ वो ऊपर आएगा, और जो भी आपका इंडिपेंडेंट यानी कि जो भी आपका प्रमोशन में चेंज है वो आपका बॉन्ड में आएगा, और आपका पास आंसर आ जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। यही अगर आपको परसेंटेज में निकालना तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो आपकी 25% आ जाएगी। सिंपल सा फंडा था, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं खास, बस मैं आपको छोटा सा बताने के लिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो ये तो आपका लेवरेज हो गया। क्वेश्चन में कभी भी लेवरेज नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज, ये फाइनेंसिंग लेवरेज, ये निकालो वो निकालो। कई बार क्वेश्चन में कह देता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देता है, उसमें कहता है कि आपको लेवरेज फाइंड आउट करना है खाली, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ। वैसे मैंने आपको सब बता दिया है, फिर भी एक बार आप नोट से खुद से इसको सब कुछ अच्छे से रीड कर लीजिए। देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग लेवरेज एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द सेल्स एंड ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, और ये एक एडवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें यही मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है वेट कि क्या किस तरीके से होता है, कि जो भी आपको परसेंटेज चेंज होगा ईबीआईटी में अपॉन में सेल जो भी रेवेन्यू होगा, और अगर आपको सिंगल डेटा दे रखा है तो नॉर्मली कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, सिंपल, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, वो देख लेते हैं। कोई भी कंपनी है वो 1000 यूनिट सेल्स कर रही है 10%, 10 पर यूनिट पे, ठीक है। आपको कॉस्ट ऑफ नेचर दे रखा है 7 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। आपको दे रखा है कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये है प्रॉफिट जो है वो है 3000 रुपए, ठीक है। आपको इंक्रीमेंट भी दे रखा है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको इंक्रीमेंट दे रखा है जो सेल्स के 40% है, 1400 यूनिट, ठीक है। और आपको फर्म की जो नाउ नाउ यानी कि चेंज हो गई है, प्रॉफिट जो है वो आपको 4200 है, सिंपल सा है। तो आपको फॉर्मूला सीधा लिखेंगे। आपसे कह रहा है कि कितना चेंज हुआ है ईबीआईटी में। आप यहाँ पे देखिए 3000 प्रॉफिट था, अब आपका 4200 हो गया, यानी प्रॉफिट जो है वो प्लस का है। और कितना चेंज हुआ है, 1200 रुपए आपका प्रॉफिट चेंज हुआ है, ठीक है। आपसे अपॉन में कहता है कि ईबीआईटी, अब ईबीआईटी था कितना 3000 रुपए, और चेंज कितना, इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है। इसलिए तो मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया। अगर आपको डायरेक्टली दिया होता कि आपको ये नहीं दिया हुआ कि प्रॉफिट में चेंज कितना हुआ, आपको ये दिया हुआ प्रॉफिट अब इतना है, किस पे है 3000 पे, तो यही कहेगा कि अगर आपको डायरेक्टली गिवन होता कि हाँ आपको जो प्रॉफिट है वो इतना है, मतलब आपको प्रॉफिट चेंज इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, आपको प्रॉफिट इतना है इंक्रीज है डिक्रीज होके, लेकिन आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट इतना है नाउ, आपको चेंजिंग नहीं है, तो आपको चेंजिंग खुद से निकालनी पड़ेगी। आप इसमें से इसको लेस करेंगे, आपके पास आएगा 1200, और 1200 में आपको कितने कितने से बढ़ा है वो 3000 से, तो आप उसे डिवाइड करेंगे अपॉन में जो भी चेंज हुआ है सेल्स के बेस पे। तो आपको यहाँ पे सेल्स के बेस पे डायरेक्टली ही चेंज दे रखा है। देखिए आप देख सकते हैं आपके पास सेल्स पहले 1000 रुपए थी 10 रुपए की, यानी कि 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, और उस पर कितना आपको चेंज हुआ है आप ये देखिए। आपके पास चेंज आपको यहाँ पे गिवन है कि द फर्म इज एबल टू इंक्रीज इट सेल 40% इन टोटल सेल्स
टोटल सेल्स से आपका 40% आपके, यानी कि जो भी आपका 10,000 है उसका 40% आपको निकालना है। सिंपल सा फंडा था। तो वेट, सॉरी। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि 10,000 में आपको 40% फाइंड आउट करना है। तो जब आप 40% उसे निकालेंगे तो 4,000 मिल जाएगा आपको। और अगर यहाँ पे ये दिया होता कि अब आपकी सेल्स इतनी है, तो पहले आप उसको निकाल के उसमें से लेस करते, जैसे हमने अभी ईबीआईटी में करा। तो यही फर्क है, सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। जब ऐसे डिवाइस करेंगे, यानी कि जब आप 1200 में से 3,000 को डिवाइड करेंगे, 4,000 में से 10,000 को डिवाइड करेंगे, तो कट पीट के आपके पास 1 आएगा। अब देखिए, ये भी ना एक नेचर होता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा था कि कमेंट ऑन द क्वेश्चन। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में देगा, तो आपसे कहेगा कमेंट करो। तो अगर आपका कभी भी ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आ जाता है, इसका मतलब होता है, वो ये डिनोट करता है कि जो आपकी ऑपरेटिंग लेवल है, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो 1 इस तब आता है। 1 डिनोट क्यों करता है? जब आपकी ईबीआईटी का लेवल जो है वो बढ़ता है, यानी कि अर्निंग जो है वो आपकी बढ़ती है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इट सेल्स या डिक्रीज। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ईबीआईटी है और जो आपकी सेल्स है, उन दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब दोनों का डिसप्रोपोर्शन होता है। अगर वो बढ़ेगा तो वो कम होगा, सिंपल सी बात है। तो आपसे यही कहता है कि आपका जो, ये कहता है कि जो आपकी ईबीआईटी और सेल्स, अगर वो आपका 1 आता है, यानी कि दोनों की लेवल में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों एक दूसरे के समान है। यानी कि अगर वो बढ़ रहा है तो वो भी उसी रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो घट रहा है तो उसी रेट से वो घट रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसी रेट से वो घट भी रहा है। सिंपल सा फंडा है, इनकी उससे बिल्कुल प्रोपोर्शन है। अगर वो बढ़ रहा है उस रेट से, उसके रेट के प्रोपोर्शन है, तो उसी रेट से वो घट भी रहा है। अगर वो बढ़ रहा है उस रेट से, तो वो उस रेट से घट रहा है। अगर वो उस रेट से घट रहा है तो उस रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, 1 आने का मतलब ये होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। या आप अपने रियल, अगर आप 50 से 50 डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि दोनों ऊपर नीचे जो है वो सेम एंटिटी है। इसका मतलब ये होता है। तो वही आपसे कहना चाहता है। अब ये इसमें आपको बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। मैंने आपको बताया था कि डिग्री जो है ऑपरेटिंग लेवल लेवरेज की, अगर आप सिंगल एंटिटी के लिए निकाल रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी आपको लिखना है, और कुछ भी ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर। बट क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अब आपसे कुछ कहता है कि कुछ एनालिसिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओएल जो है वो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एज रिजल्टेंट 1। मैंने आपको बताया कि अगर वो 1% आपके पास आता है ऑपरेटिंग लेवरेज, तो वो सेल्स होता है चेंज में। ओएल जो है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार हिसाब से, हाँ, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, ये देख लीजिए। मैंने आपको 1 बता दिया क्यों होता है पॉजिटिव। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव आता है, यानी कि जो आपका ब्रेक इवन लेवल है, ईबीआईटी और सेल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है, अगर जो सेल्स है वो बढ़ रही है, तो आपका जो आपका ईबीआईटी है वो भी, यानी आपकी सेल्स के साथ साथ आपकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है, अगर वो पॉजिटिव, अरे कॉमन सी बात है, अगर आपका कोई भी फर्म की, जो कंपनी की जो भी आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आप भी, आपकी जो भी कंपनी है उसकी जो सेल्स बढ़ रही है, तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, इसका मतलब होता है कि जो आपका, अगर आपका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट आपका सेल्स नहीं बढ़ पा रहा है, यानी सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, तो नेगेटिव होता है। आपका ईबीआईटी नेगेटिव आ जाता है। यानी कि अगर कभी भी आपको प्रॉफिट, अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें नेगेटिव में भी आएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि रीजन क्यों है। यानी कि आपको प्रॉफिट बढ़ नहीं पा रहा, सेल्स तो आपकी बहुत हो रही है, यानी कि आपकी कंपनी में आप ब्रेड बना रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, ब्रेड बना रहे हो, यानी ब्रेड आपकी सेल्स तो बहुत हो रही है, पर आपका प्रॉफिट उतना का उतना ही है, बढ़ नहीं पा रहा, इवन कम हो रहा है। तो इसकी वजह, ये रीजन है नेगेटिव आने का ऑपरेटिंग लेवरेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस कुछ दे रखा है, जो हमने ऊपर बताया है ना, वही सिग्निफिकेंस यहाँ पे छोटा सा एक ब्रीफ वो बता रखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो आप इसे खुद से एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इनफ है, ठीक है। एग्जाम में कभी आएगा नहीं वैसे, बट आप एक बार रीड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज की। देखिए, मैंने आपको ऑपरेटिंग में कुछ ज्यादा ही चर्चा कर दी, इतनी नीड नहीं है वैसे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज क्या रिलेशन बताता है, मैंने आपको बताया ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन बताता है, और मैंने आपको बताया था ईबीआईटी और ईपीएस कैसे निकालते हैं, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आपसे कहता है कि इट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है, ऑन द लेवल ऑफ ईपीएस वगैरह। ये सब आपको पता है ऑलरेडी, फॉर्मूला आपको पता है। तो हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ईपीएस डिवाइड, हाँ, जो भी आप, जैसे हमने अपने ऊपर करा था सेम, की ईपीएस जितना चेंज हुआ उसका अपॉन में जितना ईपीएस एक्चुअल में है, अपॉन में जितना आपको ईबीआईटी चेंज हुआ उसके अपॉन में जितना ईबीआईटी है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन करा है, ठीक है। और वैसे अगर आपको सिंगल एंटिटी दे रखी होती है तो आपको कैसे निकालना होता है, आपका बस ईबीआईटी अपॉन में जो भी आपका पीबीटी है, यानी कि
जो भी आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मैंने अभी आपको पूरा बताया, अर्निंग पर शेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि किस तरीके से पॉजिटिव, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस आने वाला। देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो 1 आती है, इसका मतलब होता है कि जो आपने इंटरेस्ट के फॉर्म में, जो भी आपने प्रेफरेंस डिविडेंड के फॉर्म में पे आउट किया है, वो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, यानी कि जो आपकी फिक्स्ड है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसका मतलब होता है आमी भी कोई भी आपकी फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है। यानी कि अगर आपका ईबीआईटी और ईपी, अरे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर आपका ईबीआईटी और ईपीएस जो है वो 1 आता है, यानी कि आपने कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड वहां पे नहीं किया है, आपकी कंपनी एज अ, आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह वहां पे नहीं किया है, आपकी कंपनी जो है वो एज अ काइंड ऑफ वो है जो आपको वहां पे आपकी इंटरेस्ट और आपकी टैक्स जो है वो कांस्टेंट चल रही है, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो आपका ईबीआईटी है वो ज्यादा है आपके ईपीएस से, यानी कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है जितना आप अर्निंग पर शेयर पे कमा रहे हो, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा है हर एक शेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपसे कहता है कि अगर आपका नेगेटिव आ रहा है एफएल, यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज, तो उसका मतलब होता है कि जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव हो जाते हैं, आप अर्निंग पर शेयर उतना कमा नहीं पा रहे हो, आपकी कंपनी को प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है पर आप उतना पर शेयर पे नहीं कमा पा रहे हो, सिंपल सा फंड है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि एनालाइज करो उसका फाइनेंशियल लेवरेज को, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने कंबाइंड लेवरेज अभी तक नहीं पढ़ा था, उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप आउट करते हैं। तो कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? देखिए, कंबाइंड लेवरेज कोई भी अलग टाइप नहीं होता लेवरेज का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये तो ना कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज का। कंबाइंड लेवरेज आप नाम से भी समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन होता है ओएल और एफएल, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का एक, आप कह सकते हो, प्रोडक्ट होता है, जिसमें कि आपको पता लगता है कि आपका अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज हुआ और आपका सेल्स में कितना चेंज हुआ। आपने ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा था, किस तरीके से हम यहाँ फाइंड करते हैं, और फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ा था, दोनों ही फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है, ठीक है। अब ये तो हम क्वेश्चन के साथ साथ देख लेंगे, ये फॉर्मूला है आपके पास, सिंपल। आपसे नेक्स्ट कहता है कंबाइंड लेवरेज किस का एनालिसिस बताओ, तो ये कहता है कंबाइंड लेवरेज अगर 1% आती है, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि जो आपने अर्निंग पर शेयर जो कमाया है वो सेल्स के बराबर है, जो भी आपने सेल्स किया उसमें आपने अर्निंग पर शेयर बराबर बराबर कमा लिया। पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि जो आपने, आपकी सेल्स भी बढ़ रही है और आपकी अर्निंग पर शेयर, यानी आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, जो हमने फाइनेंशियल लेवरेज में पढ़ा, सेल्स और ईपीएस के बीच में, ठीक है। अब आपसे कहते हैं कि अगर आपकी नेगेटिव आती है, इसका मतलब होता है कि जो आपका अर्निंग पर शेयर है वो आप नहीं कमा पा रहे हो, सेल्स आपकी बढ़ रही है पर आप अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पे पैसा नहीं ला पा रहे हो, सिंपल है। तो आप इसे एक बार जरूर जरूर रीड कर लीजिएगा। वेट, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी, मैंने आपको बताया ना, बहुत इजी चैप्टर, पर ट्रिकी कब बन जाता है जब आप चीजों को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हो तीनों डिग्रीज के बीच में, कि जो आपकी ऑपरेटिंग है वो रिलेशनशिप बताती है सेल्स और आपकी ईबीआईटी के बीच में, और जो आपकी फाइनेंशियल लेवरेज है वो आपका ईपीएस और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन बताती है, और कंबाइंड जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन बताती है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन है, वो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो मैं आई होप आपको पहले यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या तीनों चीजें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ना थ्योरी के ऊपर भी आ जाता है और न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि इसका न्यूमेरिकल क्लियर करें। देखिए, आपके पास बहुत सारे इलस्ट्रेशंस यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको पहले आज थ्योरीज का खत्म कीजिए, देन हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल। आई गेस 7 न्यूमेरिकल से 7 के 7 हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है, इसको पहले आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए आज की वीडियो में, देन पार्ट सेकंड होगा आपका, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। तो आप इन दोनों वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और ये आपके 9 to 10 मार्क्स आपके एग्जाम में रेडी करके देता है, और बहुत ईजी है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस चैप्टर को, ठीक है। और ये आपके पास ये जो है, ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए जो अभी आपने पढ़े हैं, डिफरेंस बताइए फाइनेंशियल और लेवरेज के बीच में, ये तो आपको पता होगा, दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता देना अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे। और आपसे कहता है कॉन्सेप्ट बताइए फाइनेंशियल लेवरेज का, और आपसे कहता है कि क्या उसका ईपीएस पे इम्पैक्ट होने वाला, और क्या ये आपको मतलब
एनालिसिस पूछ रहा है ओवरऑल इसका कि जो आपका फाइनेंशियल लेवरेज है ऑलवेज इंक्रीज करता है अर्निंग पर शेयर को, तो आपको पता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव में भी जा सकता है, तो आपको वहां पे नेगेटिव वाली वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये तो था आपका थ्योरी पार्ट सारा का सारा। अब इसके 7 क्वेश्चन है, इसको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द ऑल सोल्यूशंस। तो प्लीज मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप इस मेरी चैनल की रीच को बढ़ाइए ओवरऑल। Thank you so much everyone for watching the video.